नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 6 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, अभी हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के किस गाँव को उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये मंडला एक गांव है पन्ना जिले का, ठीक है। तो एक मंडला को और एक सबरवानी को, ठीक है। तो ये दो गांवों को सम्मानित किया गया है किसके द्वारा? इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। और सबरवानी गांव किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये छिंदवाड़ा में है। मंडला गांव किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये पन्ना में है, ठीक है। तो देखिए 2 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार टूरिज्म बोर्ड के ग्रामीण पर्यटन परियोजना के अंतर्गत 2 ग्राम पन्ना के मंडला और छिंदवाड़ा के सबरवानी को ICRT यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के द्वारा विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए निर्धारित अवार्ड से नवाजा गया है। और मंडला का सार्थक संबंधों के लिए सर्वश्रेष्ठ और स्थानीय सोर्सिंग, शिल्प और भोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में नामांकन किया गया था। वहीं सबरवानी का प्रकृति के लिए सर्वोत्तम सकारात्मक पर्यटन श्रेणी में नामांकन किया गया था। और 30 सितंबर को न्यू दिल्ली में BLTM ट्रेड शो के दौरान समारोह में दोनों ग्रामों को सम्मानित किया जाएगा। और यह अवार्ड भारतीय उप महाद्वीप क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया है। और देखिए, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड है, इनको 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। एक तो अफ्रीका, भारत, लैटिन अमेरिका और शेष विश्व। प्रत्येक क्षेत्र के विजेता को नवंबर में होने वाले वैश्विक पुरस्कारों के लिए नामित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए 7 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, ये कब मनाया जाता है? ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल में। देखिए, हर साल इसका आयोजन जो है वो न्यू दिल्ली में किया जाता है। पहली बार इसका आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी न्यू दिल्ली में G20 समिट होने वाला है। देखिए, ये जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस है, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा मनाया जाता है। और बात करें UNEP की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नैरोबी में है, ठीक है, नैरोबी केन्या में है। इसके अभी प्रमुख कौन है? तो ये इंगर एडरसन है। और इसके संस्थापक कौन थे? मॉरिस स्ट्रॉन्ग थे। और UNEP की स्थापना कब की गई थी? तो ये 5 जून 1972 में की गई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस है, इसका उद्देश्य सभी स्तरों जैसे व्यक्तिगत, समुदाय, कॉरपोरेट और सरकार पर जन जागरूकता बढ़ाना है कि स्वच्छ हवा स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 2023 इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा मध्य प्रदेश पर्यावरण विभाग के सहयोग से भोपाल में राष्ट्रीय कार्यक्रम किया जा रहा है। और यह पहली बार है कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज का राष्ट्रीय कार्यक्रम न्यू दिल्ली से बाहर किसी राज्य यानी मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जा रहा है। टुगेदर फॉर क्लीन एयर कार्यक्रम में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में प्रथम 3 स्थान पाने वाले शहरों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में हमारे मध्य प्रदेश का इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और भोपाल ने 5वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि जबलपुर ने 13वां स्थान प्राप्त किया है और ग्वालियर ने 41वां स्थान प्राप्त किया है। 3 से 10 लाख तक के शहरों की श्रेणी में सागर को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है और 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझो में 19वीं एशियन गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? यानी मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये 43 खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये जो गेम है एशियन गेम्स 2022, इसका आयोजन 2022 में किया जाना था, बट चाइना में कोरोना वायरस की वजह से इन गेम को पोस्टपोन कर दिया गया था। अब इनका आयोजन अभी किया जा रहा है। तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? 43 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, ठीक है। और इस एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये चीन के हांगझो में किया जाएगा। कब से कब तक? 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक।
तो देखिए 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझो में 19वीं एशियन गेम्स 2022 की शुरुआत होगी और इस बार एशियन गेम्स में हमारे मध्य प्रदेश के 43 खिलाड़ी विभिन्न खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और चीन के हांगझो में होने वाले 19वीं एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश खेल अकादमी के 19 खिलाड़ी, मध्य प्रदेश के जो कि अकादमी के बाहर के हैं 11 खिलाड़ी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 3 खिलाड़ी, मध्य प्रदेश खेल एकेडमी के 7 पूर्व खिलाड़ी और 3 खिलाड़ी जो एकेडमी एसोसिएट मेंबर है भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। और देखिए इसमें मध्य प्रदेश एकेडमी के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? 19 खिलाड़ियों का। इनमें कौन कौन है? तो इनमें कैनो स्लालम से है शुभम केवट, शिखा चौहान, हितेश केवट और विशाल वर्मा। सैलिंग से कौन कौन है? नेहा ठाकुर, शीतल वर्मा, हर्षिता तोमर है। कयाकिंग कैनोइंग से बात करें तो अर्जुन सिंह, नीरज वर्मा, शिवानी वर्मा, कावेरी, विनीता देवी, प्राची यादव, मनीषा कौरव। और बात करें रोइंग से रुक्मणी दांगी का चयन किया गया है। घुड़सवारी से बात करें तो घुड़सवारी में मध्य प्रदेश अकादमी के राजू सिंह और सुदीप्ति हजेला, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और शूटिंग की बात करें तो शूटिंग इवेंट में मध्य प्रदेश अकादमी के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और आशी चौकसी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। और मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट एकेडमी के कपिल परमार जूडो में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और एकेडमी के 2 एसोसिएट मेंबर दीक्षा और सपना बर्मन भारतीय एथलेटिक्स दल का हिस्सा होगी। और ये 11 खिलाड़ी हमारे मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन मध्य प्रदेश एकेडमी के नहीं है, एकेडमी के बाहर के खिलाड़ी है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने अभी हाल ही में किससे मंत्री पद की शपथ दिलाई है? तो ये राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी तीनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपरोक्त सभी। ये है राजेंद्र शुक्ल और ये है गौरीशंकर बिसेन और ये है राहुल लोधी। इनको अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई है। और अभी तक देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 31 मंत्री पद थे, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जी को मिला के 31 मंत्री थे। इनमें अभी हाल ही में 3 और प्लस हो गए, तो अब कितने मंत्री हो चुके हैं? शिवराज सिंह को इंक्लूड करके 34 मंत्री हो चुके हैं, ठीक है। अभी भी एक पद खाली है कि 35 मंत्रियों की सीट है हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा में। बात करें राजेंद्र शुक्ल की तो देखिए पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और ये रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल फिर मंत्री बनने जा रहे हैं। और रीवा में जन्मे शुक्ल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वे 2003 में विधानसभा चुनाव जीतकर राजनीति में सक्रिय हुए थे। इसके बाद 2008 और 2013 में भी विधानसभा चुनाव जीता इन्होंने और 2013 में शुक्ल मंत्री बने थे और 2018 में भी वो चुनाव जीते थे। बात करें गौरीशंकर बिसेन की तो देखिए पूर्व मंत्री ये भी रह चुके हैं और गौरीशंकर बिसेन जी अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। अभी वे मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गौरीशंकर बिसेन अभी मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी हैं और 1952 में गौरीशंकर बिसेन का जन्म बालाघाट में हुआ था। गौरीशंकर बिसेन ने 7 बार विधायक और लोकसभा का चुनाव जीता है और बिसेन ने 1985 में विधानसभा का चुनाव जीतकर राजनीति सफर शुरू किया था। इसके बाद 1990 1993 में बालाघाट से लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीता है। और बात करें राहुल सिंह लोधी की तो राहुल सिंह लोधी जी एक बार के विधायक है और वह 2018 में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए भी हाल ही में मध्य प्रदेश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये 5 शिक्षकों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के 5 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है और देश के 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। देखिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और देखिए हमारे देश में हर साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती को उनके योगदान और उपलब्धियों को श्रद्धांजलि के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साल 1962 में, ठीक है, 1962 में डॉक्टर राधाकृष्ण स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के 5 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में नर्मदापुरम की श्रीमती सारिका घारू, इंदौर की श्रीमती चेतना खम्बेटे, भोपाल के डॉक्टर यशपाल सिंह और दतिया के श्री रविकांत मिश्रा
और रतलाम की श्रीमती सीमा अग्निहोत्री को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया है और देश के कुल 65 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। तो देखिए बात करें हम श्रीमती सारिका घारू को, तो यह है श्रीमती सारिका घारू, तो नर्मदापुरम के पिपरिया स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती सारिका घारू ने जनजातीय छात्रों का नामांकन बढ़ाने के लिए अपनी कक्षा को मस्ती की पाठशाला बनाया और इनके परिश्रम से विद्यालय के जनजातीय छात्रों ने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। बात करें श्रीमती चेतना खम्बेटे की, तो इंदौर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बीएसएफ की शिक्षिका श्रीमती चेतना खम्बेटे 18 वर्षों से रुचिकर तरीके से जीव विज्ञान का अध्यापन करा रही है और इन्होंने विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 3D मॉडल और इंटरएक्टिव शिक्षण सामग्री विकसित की है। और बात करें डॉक्टर यशपाल सिंह की, तो देखिए भोपाल के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के डॉक्टर यशपाल सिंह को सामाजिक बदलाव लाने और शिक्षण क्षेत्र के प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया है। छात्रों को ज्ञान देने के साथ उन्होंने पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों और बाल विवाह, दहेज जैसी कुरीतियों के विरुद्ध समाज में जागरूकता लाने का सराहनीय प्रयास भी किया है। और देखिए इसके पहले भी डॉक्टर यशपाल सिंह जी को शिक्षा के लिए सम्मानित किया जा चुका है। जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा संचालित बावड़िया कला स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर यशपाल सिंह को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा सम्मानित किया गया है। ये इनको सम्मान कब प्राप्त हुआ था, तो ये 8 अप्रैल को प्राप्त हुआ था। और बात करें श्री रविकांत मिश्रा जी की, तो देखिए दतिया के बीकर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के श्री रविकांत मिश्रा को तकनीक के उपयोग से शिक्षा को सरल और रोमांचक बनाने के लिए पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर पढ़ाने, PM ई विद्या राष्ट्रीय चैनलों पर सजीव कक्षा लेने और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता लाने जैसे कई कदम उठाए हैं। और इसके बाद बात करें हम श्रीमती सीमा अग्निहोत्री की, तो रतलाम के CM राइस शासकीय विनोबा उच्चतर माध्यमिक शाला की श्रीमती सीमा अग्निहोत्री को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण सामग्री को आनंददायक बनाने के लिए सम्मानित किया गया है। शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए उन्होंने समुदाय को शामिल कर कहानी पढ़ने की प्रतियोगिता, समाचार पत्र लेखन, नाटक और नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए भी हाल ही में मध्य प्रदेश में मिशन 50@230 का शुभारंभ किसने किया है, तो ये हमारे देश के, ठीक है, हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, श्री राजीव कुमार, तो इनके द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में मिशन 50@230 का शुभारंभ किया गया है। इसका मतलब क्या है, तो देखिए 230 हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है और इसके पहले जो 2018 में चुनाव हुए थे उसमें जिन जिन जिलों में से कम मतदान हुए थे उन जिलों में ये मिशन चलाया जाएगा। और देखिए बात करें राजीव कुमार की, तो ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो राजीव कुमार नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और बात करें ये अभी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और देखिए हमारे देश में 2 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कौन कौन है, तो ये है अनूप चंद्र पांडे और एक है अरुण गोयल। इनका नाम भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अनूप चंद्र पांडे है और अरुण गोयल है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, तो ये राजीव कुमार है। और हमारे मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त कौन है, बसंत प्रताप सिंह हैं। ठीक है, मंगू भाई पटेल जी हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी 1950 में की गई थी इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये न्यू दिल्ली में है। तो देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे और निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल ने मध्य प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के न्यूनतम मतदान प्रतिशत वाले 50 मतदान केंद्रों पर चलाए जाने वाले विशेष जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। और मध्य प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों को लेकर 3 दिवसीय समीक्षा बैठक 4 से 6 सितंबर तक भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे और निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल के द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में की गई थी। क्वेश्चन हमारा, देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले में संस्कृत विश्वविद्यालय का केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रीवा डिस्ट्रिक्ट में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। और देखिए बात करें मऊगंज की, तो मऊगंज हमारे मध्य प्रदेश का 53वां जिला है। किस जिले से अलग होकर बना था, तो ये रीवा जिले से अलग होकर बना था।
ठीक है, तो याद रखिएगा। हमारे मध्य प्रदेश का 54वां जिला कौन सा बनेगा, तो ये नागदा बनेगा, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बनेगा। और छिंदवाड़ा से अलग होकर कौन सा जिला बनेगा, तो ये पांडुरना बनेगा, ठीक है। तो ये अभी घोषणा में शामिल है, अभी मऊगंज बन चुका है। अभी हमारे मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो ये 53 डिस्ट्रिक्ट है। तो देखिए रीवा जिले में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना लक्ष्मण बाग परिसर में की जाएगी और मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 30 सितंबर को लक्ष्मण बाग परिसर में पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के केंद्र का शुभारंभ करेंगे। और प्रारंभ में 5 पाठ्यक्रमों में पढ़ाई शुरू होगी और भविष्य में विश्वविद्यालय के रूप में विकास किया जाएगा। रीवा में 500 करोड़ रुपए की लागत से हवाई अड्डे का निर्माण भी किया जा रहा है और निर्माण कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण हो जाएगा। रीवा में आईटी पार्क की स्थापना के लिए 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। हमारा मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी क्लाइंबिंग वॉल स्थापित की जा रही है, तो ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी क्लाइंबिंग वॉल स्थापित की जा रही है, तो ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जा रही है, ठीक है। चढ़ाई वाली दीवार जो कि कृत्रिम रूप से निर्मित की जाती है। तो देखिए जो क्लाइंबिंग वॉल है ये एक कृत्रिम रूप से निर्मित वॉल है जिसमें हाथों और पैरों के लिए पकड़ होती है। आमतौर पर इसका उपयोग जो है वो इंडोर चढ़ाई के लिए किया जाता है, लेकिन कभी कभी यह बाहर भी स्थित होती है। कुछ ईंट या लकड़ी के निर्माण है, लेकिन अधिकांश आधुनिक दीवारों पर सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री जो है वो एक मोटा मल्टीप्लेक्स बोर्ड है जिसमें छेद किए जाते हैं और हाल ही में निर्मित स्टील और एल्यूमिनियम का भी उपयोग किया जाने लगा है। दीवार में बेले रस्सियां जोड़ने के लिए स्थान हो सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग शीशे पर चढ़ने या बोल्डरिंग का अभ्यास करने के लिए भी किया जा सकता है। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल शहडोल जिले में एशिया की सबसे बड़ी क्लाइंबिंग वॉल स्थापित की जा रही है, जिससे यहाँ के बच्चे यूरोपियन देशों के मशहूर खेल क्लाइंबिंग वॉल को सीख सकेंगे। और हमारे मध्य प्रदेश सरकार का मानना है कि आदिवासी युवाओं के मांसपेशी और शारीरिक क्षमता ज्यादा प्रभावी होती है। पर्वतों में चढ़ने उतरने का हुनर शहरी बच्चों की अपेक्षा आदिवासी बच्चों में ज्यादा होता है और इस कारण अब भारत सरकार ने क्लाइंबिंग वॉल खेल में आदिवासी बच्चों को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके चलते इस वॉल का निर्माण करवाया गया है। और शहडोल में बनी यह क्लाइंबिंग वॉल 6 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है, तो ये 35%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है, तो ये 35%। और अभी कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को, तो 20% आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। और देखिए आज से मैं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा, उसका आंसर आपको डेली कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखिए देश का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा, तो इसके लिए आपका ऑप्शन है मंदसौर, नर्मदापुरम, उज्जैन या इंदौर। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखिए दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, अभी हमने स्टार्ट किया है। तो देखिए जो पार्ट 1 हुआ था, ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड। तो जो पार्ट 1 हुआ था इसको लगभग 228 लोगों ने अटैम्प्ट किया था और इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो साहिल मेहरा की आई है, सेकेंड रैंक मुक्ति की आई है और थर्ड रैंक श्वेता पटेल की आई है, ठीक है। और जो पार्ट 2 हुआ था कल जो लिया गया था, तो इसमें फर्स्ट रैंक बाहुबली की आई है, 101 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये क्विज दे सकते हो, ठीक है। और कैलाश कुमार की सेकंड रैंक आई थी, देवेंद्र धाकड़ की थर्ड रैंक आई है, ठीक है। तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट दिस क्विज पर स्टार्ट करना है, इसके बाद आप स्टार्ट कर पाओगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।